सेंट्रल पब्लिक वर्क्स अकाउंट्स में अभी तक हमने पढ़ा है अकाउंटिंग सिस्टम, अप्रोप्रिएशन, कैश, स्टोर और ट्रांसफर एंट्रीज के बारे में। आज हम पढ़ेंगे रिवेन्यू रिसीट्स। Hello friends, welcome to the Stolen Notes. Today we are going to study the final chapter before works accounts, that is revenue receipts. Revenue receipts का जो सिलेबस ओवरव्यू है, सबसे पहले इसमें एक जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट है अबाउट द रेवेन्यूज ऑफ सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट. देन देयर इज इरिगेशन रेवेन्यू, लाइसेंस फी एंड ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड्स, रिफंड एंड रिकवरीज और लास्ट इसमें टॉपिक है अकाउंट्स प्रोसीजर. आज के वीडियो में हम कवर करेंगे द जनरल पार्ट, इरिगेशन रेवेन्यू एंड लाइसेंस फी ऑफ बिल्डिंग्स एंड लैंड्स. अगले वीडियो में हम कवर करेंगे रिफंड एंड रिकवरीज एंड अकाउंट प्रोसीजर. सो लेट अस स्टार्ट विद द जनरल पार्ट. जनरल पार्ट में सबसे पहले कहा गया कि रेवेन्यूज आर असेस्ड एंड रियलाइज्ड एज पर गवर्नमेंट. रेवेन्यूज जैसे गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा वैसे ही उसको असेस किया जाएगा, उसका असेसमेंट किया जाएगा रेवेन्यू का, और वैसे ही उसको रियलाइज़ किया जाएगा. नेक्स्ट ये कहा गया कि व्हेन कलेक्टेड ब्रॉट टू अकाउंट एज पर लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड्स. और जब रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाएगा तो लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड्स के अकॉर्डिंग जो हेड्स हैं उसी के अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई किया जाएगा, वैसे उसको अकाउंट में लाया जाएगा. नेक्स्ट इसके बाद कहा गया कि डिटेल रूल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय लोकल पीडब्ल्यू अथॉरिटीज़. जो डिटेल रूल हैं रेवेन्यू रिसीट्स के वो आपको प्रिस्क्राइब करेगा लोकल पब्लिक वर्क्स अथॉरिटीज़. हालांकि ये जो डिटेल रूल हैं ये एग्जिस्टिंग जो हमारा पब्लिक वर्क्स अकाउंट्स के रूल्स हैं उससे कंसिस्टेंट होने चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं जाने चाहिए. लेकिन फिर भी जो डिटेल रूल्स हैं वो लोकल पीडब्ल्यू अथॉरिटीज़ जो होंगी वो प्रिस्क्राइब करेंगे. इसके बाद इसमें है डिस्टिंक्शन टू बी मेड बिटवीन एक्चुअल रिवेन्यूज़ एंड रिसीट्स टू बी रीपेड और अगेंस्ट सर्विस रेंडर्ड और टू बी रेंडर्ड. मतलब दो तरह के आपके पास रिसीट्स आएंगे और दोनों में आपको डिफरेंस रखना है, दोनों में आपको डिस्टिंक्शन बना के रखना है. किस किस तरह के दो अलग रिसीट्स आएंगे आपके पास. पहला जो आपका एक्चुअल रिवेन्यू है, जो एक्चुअली आपके पास रिवेन्यू आता है, जो डिपार्टमेंट का या गवर्नमेंट का रिवेन्यू है वो एक्चुअल रिवेन्यू है और ये जाएगा रिवेन्यू हेड में. दूसरे रिसीट्स वो होंगे जो एक्चुअली रिसीट्स टू बी रीपेड, या तो रिसीट हैं और उसको आपको या तो रीपे करना है या फिर उसके बदले में आपको काम करके देना है, या फिर आपने ऑलरेडी कोई सर्विस प्रोवाइड किया है उसके लिए आपके पास कोई रिसीट आया है. तो ये आते हैं सेकेंड कैटेगरी में. और फर्स्ट जो कैटेगरी है वो गया रेवेन्यू हेड में, लेकिन जो सेकेंड कैटेगरी है ये जाते हैं अदर डेट, डिपॉजिट, सस्पेंस या फिर रेमिटेंस हेड में. और इस चैप्टर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो केवल फर्स्ट कैटेगरी के रिसीट्स की, फर्स्ट कैटेगरी के रेवेन्यूज़ की ही हम बात करेंगे. इसके बाद ये कहा गया कि नो क्रेडिट टू कंसर्न हेड अनलेस रियलाइज्ड. जब तक कोई रेवेन्यू रियलाइज़ नहीं हो जाता, जब तक कोई रेवेन्यू आपको मिल नहीं जाता, तब तक आपको उसको कंसर्न हेड में क्रेडिट नहीं करना है. लेकिन डीओ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, डीओ रिस्पॉन्सिबल होगा किस लिए, डिमांड्स आर मेड, प्रॉम्प्ट रियलाइजेशन एंड रिकॉर्ड्स टू बी केप्ट. इन तीनों चीज़ों के लिए डीओ रिस्पॉन्सिबल होगा कि डिमांड किया जाना चाहिए जिससे आपको रेवेन्यू लेना है, ठीक है, जिससे रिकवरी करनी है उससे आप डिमांड उसको भेजेंगे. दूसरा प्रॉम्प्ट रियलाइजेशन, जितनी जल्दी हो सके आपको रियलाइज़ करना है रेवेन्यू को, उसको आपको लेके आना है. और तीसरी बात रिकॉर्ड्स टू बी केप्ट, जो आप रेवेन्यू रियलाइज़ कर रहे हैं उसके लिए प्रॉपर रिकॉर्ड आपको रखा जाना है. और ये रिकॉर्ड क्या क्या शो करेगा, फर्स्ट टू शो असेसमेंट मेड, प्रोग्रेस ऑफ रिकवरी, आउटस्टैंडिंग डेट्स. ये तीन चीज़ शो करेगा. पहला कि आपने जो असेसमेंट किया हो कितना असेसमेंट किया है, दूसरा आपने जो रिकवरी कर रहे हैं वो कितना उसका प्रोग्रेस क्या है, और तीसरा कि आउटस्टैंडिंग डेट कितना अभी भी बाकी है. तो ये तीनों चीज़ शो करने के लिए आप रिकॉर्ड भी अपने पास रखेंगे. ये भी डीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इसके बाद इसमें एक एग्जेम्पशन है. एग्जेम्पशन का मतलब हमने यहाँ कहा कि जब तक रेवेन्यू रियलाइज़ नहीं होगा तब तक उसको अकाउंट में क्रेडिट नहीं करना है. तो एग्जेम्पशन का मतलब हुआ कि ऐसे कुछ कैटेगरीज़ हैं जहाँ पे हमें रियलाइजेशन के पहले ही उसको अकाउंट में क्रेडिट करना है. और दो तरह के ट्रांजेक्शन्स हैं. पहला है सुपरविजन चार्जेस ऑन स्टॉक, सेल्स ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट. जब भी आप क्रेडिट में स्टॉक का सेल करेंगे, क्रेडिट में स्टॉक को बेचेंगे, तो उसका जो सुपरविजन चार्जेस है 10% जो होता है, ठीक है, वो आपको रियलाइजेशन फिलहाल तो नहीं हुआ क्योंकि आपने क्रेडिट में अभी उसको सेल किया है, तो उसके पैसे तो आपको नहीं मिले, लेकिन फिर भी आपको उसको क्रेडिट कर देना है, ठीक है, सुपरविजन चार्जेस को. ये हुआ का पहला कैटेगरी. और दूसरा कैटेगरी है सेल्स प्रोसीड ऑफ टूल्स एंड प्लांट्स क्रेडिटेबल टू अदर रिसीट्स बाय डेबिट टू MPWA मिसलेनियस पब्लिक वर्क्स एडवांस. अगर आपने स्टोर में पढ़ा होगा तो हमने ये पढ़ा था कि जब टूल्स एंड प्लांट्स का हम सेल करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं
और उसकी हमें रिकवरी की जानी है, लेकिन अगर उसी महीने उसकी रिकवरी नहीं होती है तो हम उसको क्रेडिट तो हमको करना है अदर रिसीट्स में, जो उसकी रिकवरी आएगी उसको, ठीक है। लेकिन अगर उसी महीने उसकी रिकवरी नहीं हुई तो हम उसको डेबिट कर देते हैं मिसलेनियस पब्लिक वर्क्स अकाउंट्स में। तो अभी क्योंकि उसी महीने उसका रिकवरी नहीं हुई है, मतलब रियलाइजेशन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इसका जो सेल प्रोसीड है, इसका जो अमाउंट है जो सेल से हमको मिलने वाला है, उसको भी हम रियलाइजेशन के पहले ही उसको क्रेडिट कर देते हैं, और ये क्रेडिट होता है अदर रिसीट्स हेड में। तो ये दो एग्जेम्पशन है जहाँ पे रियलाइजेशन के पहले ही आपको क्रेडिट करना है, अदरवाइज जब तक रेवेन्यू रियलाइज नहीं होगा तब तक उसको आपको कंसर्न हेड में क्रेडिट नहीं करना है। जनरल पार्ट के लास्ट कुछ पॉइंट्स हैं। रिकवरीज ऑफ ऑल डेट्स ड्यू टू गवर्नमेंट शुड रिसीव स्पेशल अटेंशन ऑफ डीओ। जितने भी ड्यूज़ हैं, जो भी डेट्स हैं ड्यू हैं गवर्नमेंट के पास आने के लिए, ठीक है, उनकी रिकवरी में स्पेशल अटेंशन होना चाहिए डिविजनल ऑफिसर का, ठीक है, और वो प्रॉपर एक्शन लेगा उनके प्रॉम्प्ट रियलाइजेशन के लिए। ये पहली चीज़ है। और आखिरी चीज़ इसमें लिखा हुआ है, नो डेट शुड बी रिमिटेड और रिटर्न ऑफ एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ कम्पिटेंट अथॉरिटी। जब तक कम्पिटेंट अथॉरिटी की परमिशन ना हो तब तक कोई भी डेट, मतलब कोई भी रिकवरी जो गवर्नमेंट के पास आने के लिए ड्यू है, वो ना तो रिमिट किया जाएगा कहीं और ना ही उसको राइट ऑफ किया जाएगा। तो ये हो गया आपका जनरल पार्ट। नेक्स्ट इज इरिगेशन रिवेन्यू, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक लाइन में लिखा हुआ है कि अगर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अंडर में उसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में इरिगेशन रिवेन्यू की रिकवरी का काम दिया हुआ है, तो उनकी रिकवरी उसी प्रोविजंस और उसी प्रोसीजर से होगी जैसे डिविजनल ऑफिसर के अंडर में बाकी रिवेन्यूज़ की रिकवरी होती है, वैसे ही इरिगेशन रिवेन्यूज़ की भी रिकवरी होगी। नेक्स्ट इज लाइसेंस फी ऑफ बिल्डिंग्स एंड लैंड्स। तो सबसे पहले है रिकवरी ऑफ लाइसेंस फी, मतलब जो भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होंगी उनकी लाइसेंस फी कैसे रिकवरी की जाएगी। तो सबसे पहले कहा गया फ्रॉम प्राइवेट पर्सन्स इट इज़ रिकवर्ड इन फुल रिकवरी इन एडवांस। जो प्राइवेट पर्सन को अगर दिया गया है कोई भी गवर्नमेंट रेजिडेंस, तो उसकी रिकवरी फुल रिकवरी की जाएगी एडवांस में। लेकिन अगर ये दी गई है गवर्नमेंट सर्वेंट को, तो उसकी रिकवरी होगी आइदर इन कैश और डिडक्शन फ्रॉम पे थ्रू डीडीओ। अगर उसको आपने गवर्नमेंट सर्वेंट को दिया है तो या तो आप कैश में रिकवरी कर लेंगे या फिर उसके पे से डिडक्शन होगा थ्रू उसके डीडीओ से, उसके डीडीओ के थ्रू आपको उसके पे से डिडक्ट करके आपको उसकी रिकवरी करनी है। इसमें एक चीज़ और है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट को गवर्नमेंट रेसिडेंस अलॉट किया गया है और उसके साथ कुछ फर्नीचर्स भी दिए गए हैं, तो उस फर्नीचर्स के जो चार्जेस होंगे, चाहे वो उसका हायर रेट हो या फिर रेंट हो या फिर उसका लॉस्ट हो गया या डैमेज हो गया, तो उसके जो भी चार्जेस हैं फर्नीचर से रिलेटेड, वो भी या तो कैश में आप रिकवर कर सकते हैं या फिर उसके पैसे डिडक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, मान लीजिए आपने किसी दूसरे डिपार्टमेंट या डिवीज़न के स्टाफ को गवर्नमेंट रेसिडेंस दिया हुआ है रहने के लिए, और उसका जो रिकवरी है अमाउंट वो उसके पे के परसेंट पे डिपेंड करता है। मतलब उसका जो पे है उसका सम परसेंट है, लाइक उसके पे का 5% और पे का 3%, इस टाइप का कुछ है, ये आपको डिडक्ट करना है। तो ये डिडक्शन आपको कभी भी कैश में नहीं करना, ये आपको उसके डीडीओ के थ्रू ही करना है। तो ये याद रखिएगा, जब भी आपको दूसरे डिवीज़न या डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पे के परसेंटेज के रूप में कुछ आपको रिकवरी करनी है, तो ये रिकवरी आप कभी भी कैश में नहीं करेंगे, क्योंकि आपको एग्जैक्ट नहीं पता होगा कि उसका पे कब चेंज हो जाएगा। तो इसके बाद आते हैं हम गवर्नमेंट रेसिडेंसेस पे। इफ़ मीन्ड फॉर वन ऑफिस और डिपार्टमेंट अलॉटमेंट बाय मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, अगर गवर्नमेंट रेसिडेंस बनाए गए हैं एक ही ऑफिस या एक ही डिपार्टमेंट के लोगों के स्टाफ के रहने के लिए, तो उसका जो अलॉटमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखेगा वो कंसर्न मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मतलब एक से ज़्यादा ऑफिस या एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लोगों के रहने के लिए अगर गवर्नमेंट रेसिडेंस बनाया गया है, तो उसका जो मैनेजमेंट है, जो अलॉटमेंट का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, वो देखेगा रीजनल डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट। ठीक है, उसका जो अलॉटमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन है वो मैनेज करेगा आपका रीजनल डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट। लेकिन अगर उस रीजन में डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट का कोई ऑफिस नहीं है, तब इसको मैनेज करेगा डीओ ऑफ सीपीडब्ल्यूडी। उस डिवीज़न का जो डीओ होगा, डिवीज़नल ऑफिसर होगा सीपीडब्ल्यूडी का, वो इसको मैनेज करेगा। लास्ट में एक पॉइंट और है कि इफ़ बिल्डिंग्स अंडर डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट, अगर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट के अंडर में हैं, तो उसके लिए जो अलॉटमेंट के लिए स्पेशल प्रोसीजर्स होंगे, एंड दिस प्रोसीजर्स आर प्रिस्क्राइब्ड बाय कंसर्न गवर्नमेंट। लाइसेंस फी ऑफ बिल्डिंग्स एंड लैंड्स में इसके बाद है इफ़ रिकवरी इन कैश बिल टू लाइसेंसी ऑन और बिफोर लास्ट डे ऑफ द मंथ। अगर आपको कैश में रिकवरी करनी है तो आपको एक बिल प्रिपेयर करना है उसका रिकवरी का,
और उसको उस लाइसेंसी को जिससे आपसे रिकवर करना है लाइसेंस फी, उसको सेंड कर देना है उस मंथ के लास्ट डेट में। मतलब जिस मंथ का बिल है, जिस मंथ का लाइसेंस फी है, उस मंथ के लास्ट डेट या उससे पहले आप उसको सेंड कर देना है और अगले महीने के एंड से पहले उसको आपको पे करना होगा। मतलब वो जो लाइसेंसी है वो अगले महीने के एंड से पहले आपको वो लाइसेंस फी पे करेगा। इफ़ रिकवरी थ्रू DDO, अगर आपको उसके DDO के थ्रू उसके पे से रिकवरी करनी है, तब यहाँ एक फॉर्म आता है, फॉर्म नंबर 48 CPWA, फॉर्म नंबर 48 विच इज़ स्टेटमेंट ऑफ लाइसेंस फी। CPWA फॉर्म नंबर 48 विच इज़ स्टेटमेंट ऑफ लाइसेंस फी। तो स्टेटमेंट ऑफ लाइसेंस फी प्रिपेयर होगा, इसको प्रिपेयर करेगा DO। तो ये हो गया आपका CPWA का DO, ठीक है। ये डुप्लीकेट में इसको प्रिपेयर करता है लाइसेंस फी का स्टेटमेंट, ठीक है। तो आप इसने 2 कॉपी में इसको प्रिपेयर किया और दोनों कॉपी इसको भेज दिया DDO के पास। अब ये DDO वो है जिसके अंडर में वो लाइसेंसी काम करता है। तो अब ये DDO उस 2 कॉपी में से एक कॉपी को अपने पास रिटेन करता है और दूसरे कॉपी को सर्टिफाई करके इसको वापस कर देता है। इससे DO को ये पता चल जाता है कि उसकी सैलरी से या उसके पे से वो रिकवरी कर दी गई है। इसमें एक केस और है कि मान लीजिए ये DO और ये DDO दोनों अलग अलग पे एंड अकाउंट ऑफिसर को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, या दोनों अलग अलग पे एंड अकाउंट ऑफिसर को अकाउंट रेंडर करते हैं। तब क्या होगा कि अब इस जो फॉर्म नंबर 48 था स्टेटमेंट ऑफ लाइसेंस फी, इसकी 3 कॉपी बनेंगी और तीनों कॉपी इसके पास जाएंगी। DDO क्या करेगा, एक कॉपी तो इसने अपने पास रख लिया, एक कॉपी इसने भेज दिया DO को वापस, और तीसरी कॉपी ये पे बिल के साथ लगा के पे एंड अकाउंट ऑफिसर को सबमिट कर देगा। इसके बाद कहा गया कि इफ़ कैश रिकवरी फ्रॉम गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट से कैश रिकवरी करनी है आपको, तो इस केस में DO ऑब्टेन्स सर्टिफाइड कॉपी ऑफ फॉर्म 48 फ्रॉम DDO। तो जो डिविजनल ऑफिसर है CPWD का, वो फॉर्म 48 भेजेगा कंसर्न DDO को और उससे एक सर्टिफाइड कॉपी ऑब्टेन करेगा कि इस गवर्नमेंट सर्वेंट से हमने इस महीने का लाइसेंस फी कैश में रिकवरी कर लिया है। इसके बाद ये कहा गया कि फॉर्म 48 ऑल्सो इंक्लूड्स एनी चार्जेस फॉर फर्नीचर एट्सेट्रा, अगर फर्नीचर के या अदर कोई चार्जेस हैं उसको भी फॉर्म 48 में इंक्लूड किया जाएगा। DDO रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकवरी विदाउट डिले, विदाउट इंटीमेशन एंड मेंशन चेंजेस इन पे। अब DDO जो है जो जहाँ वो गवर्नमेंट सर्वेंट काम कर रहा है, ठीक है, उसका जो DDO है कंसर्न DDO, वो रिस्पॉन्सिबल है, सबसे पहले रिकवरी करेगा। जो रिकवरी उसने बताया डिविजनल ऑफिसर ने DDO को, तो अब DDO वो रिकवरी करेगा उसके पे से विदाउट डिले, जितनी जल्दी हो सके, जो अगला पेमेंट होगा उसी से रिकवरी कर देगा एंड विदाउट इंटीमेशन। इसके लिए वो जो लाइसेंसी है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसको कोई इंटीमेशन भी नहीं देगा। एक चीज़ और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टू मेंशन द चेंजेस इन पे। उसके जो पेमेंट हो रहा है, उसका जो सैलरी बन रही है, उसमें अगर कोई चेंज होता है तो उसको भी ये फॉर्म 48 में नोट करके इसको वापस करेगा डिविजनल ऑफिसर को। लेकिन ये तभी करेगा जब लाइसेंस फी उसके पे के परसेंट के रूप में है। मान लीजिए ऐसा है कि जितना आपका पे है उसका 1% लाइसेंस फी है, ठीक है, तभी वो आपको उसका जो अगर पे में चेंज होता है तो उसको नोट कर देगा, सो दैट आप भी लाइसेंस फी को अकॉर्डिंगली चेंज कर सको। अदरवाइज अगर कैश में है या लमसम अमाउंट है तो उसको पेमेंट में अगर चेंज होता है तो उसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये कहा गया कि इफ़ पे चेंजेस रेट्रोस्पेक्टिवली देन लाइसेंस फी ऑल्सो चेंजेस रेट्रोस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आप जनवरी से आप पे ड्रॉ करते करते आ रहे हैं और अगस्त आ गया और अब आपको पता चला कि जनवरी से ही आपका पे रिवाइज हो गया और उसका आपको एरियर मिलेगा, तो जनवरी का जो आपने लाइसेंस फी ऑलरेडी आप सबमिट कर चुके हैं वो भी चेंज हो जाएगा, अगर वो आपके पे डिपेंड करता है। तो मान लीजिए पे के परसेंट के रूप में आप देते हैं लाइसेंस फी, तो जब आपका पे चेंज होगा जनवरी का, ठीक है, तो भले ही ऑलरेडी आप जनवरी का लाइसेंस फी दे चुके हैं, लेकिन जनवरी का अगर पे चेंज हुआ तो उसका लाइसेंस फी भी चेंज होगा और उसका एरियर भी आपको देना पड़ेगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट यहाँ पे ये लिखा है कि इफ़ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑक्यूपाई रेसिडेंस एट अदर स्टेशन देन DA इन्फॉर्म कंसर्न DO। मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉई है यहाँ इस डिवीज़न का और ये जाके ऑक्यूपाई करता है दूसरे स्टेशन में, अगर गवर्नमेंट रेसिडेंस और ऑक्यूपाई करता है तो यहाँ का जो डिविजनल अकाउंटेंट है वो वहाँ के डिविजनल ऑफिसर को रिपोर्ट करेगा। कब? जब इसका पे चेंज होगा, कि इसका पे इस डेट से चेंज हो गया है, तो अकॉर्डिंगली आप उसका
लाइसेंस फ़ी भी चेंज करके ही आप उससे रिकवरी कर सकते हैं। लाइसेंस फ़ी में इसके बाद यह है कि इफ़ रिकवरी फ्रॉम पे अंडर पे कंट्रोल ऑफ सिविल अकाउंट्स ऑफिसर, अगर आपको किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के पे से लाइसेंस फ़ी की रिकवरी करनी है और उसका पे कंट्रोल है किसी सिविल अकाउंट्स ऑफिसर के अंडर में, तो दिस डजंट पास थ्रू डीओज अकाउंट, तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये डिवीज़न ऑफिसर के अकाउंट से होके नहीं जाएगा। ठीक है, पे एंड अकाउंट ऑफिसर क्रेडिट्स रेवेन्यू हेड, जो पे एंड अकाउंट ऑफिसर है जिसके सर्कल के अंडर में ये ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये रिकवरी हो रही है, वो डायरेक्टली रेवेन्यू हेड को क्रेडिट कर देगा। हाउएवर डीओ क्रेडिट्स लाइसेंसी अकाउंट इन फॉर्म नंबर 49 विच इज़ रजिस्टर ऑफ लाइसेंस फ़ी, मतलब रजिस्टर ऑफ लाइसेंस फ़ी CPWA फॉर्म नंबर 49, इसमें डिवीज़न ऑफिसर जिस लाइसेंसी का लाइसेंस फ़ी रिकवरी हो रही है उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। और ये कब करेगा, जब DDO से उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि रिकवरी लाइसेंसी के पे से हो चुकी है। इसके बाद आते हैं कि रिकवरीज मेड बाय PNT टेलीकॉम डिफेंस और स्टेट सेंड बाय देम टू DO, जब भी PNT टेलीकॉम डिफेंस या स्टेट के द्वारा कोई लाइसेंस फ़ी की रिकवरी होती है तो ये उसको भेजते हैं DO को थ्रू चेक और ड्राफ्ट, और उसको डिविजनल ऑफिसर डायरेक्टली एक्रेडिटेड बैंक में लेके जमा कर देता है। नेक्स्ट इज पेंशनर इज इक्विवेलेंट टू प्राइवेट पर्सन फॉर दिस रूल्स, मतलब हम जो रूल पढ़ रहे हैं लाइसेंस फ़ी की रिकवरी के लिए, इसके लिए जब भी हमारे सामने कोई पेंशनर होगा तो हम उसको प्राइवेट पर्सन ही मानेंगे और उससे लाइसेंस फ़ी की रिकवरी हम वैसे ही करेंगे जैसे हम प्राइवेट पर्सन से करते थे, मतलब उससे भी हम कैश में ही लाइसेंस फ़ी की रिकवरी करेंगे। इसके बाद है कि इफ़ गवर्नमेंट क्वार्टर वैकेटेड बिफोर एंड ऑफ द मंथ, अगर महीने के बीच में ही गवर्नमेंट क्वार्टर खाली कर दिया गया तो जो ब्रोकन पीरियड है, मान लीजिए 16th ऑफ एनी मंथ कोई गवर्नमेंट क्वार्टर वैकेट कर दिया गया तो जो 16 दिन का लाइसेंस फ़ी है उतना ही हम उससे एक बार में मांग लेंगे। जो भी लाइसेंसी है जो गवर्नमेंट क्वार्टर वैकेट कर रहा है उससे हम 16 दिन का लाइसेंस फ़ी एक बार में हम उससे रिकवरी कर लेंगे। और लास्ट पॉइंट है दैट रिप्रेजेंटेशन बाय लाइसेंसी, अगर लाइसेंसी ने रिप्रेजेंटेशन कर दिया, अब उसने रिप्रेजेंट कर दिया कि भाई मुझसे जो लाइसेंस फ़ी मांगा जा रहा है वो एक्चुअली जितना मांगा जाना चाहिए उससे ज़्यादा मांगा जा रहा है, तो सबसे पहले जितना लाइसेंस फ़ी असेस किया गया है, जितना कैलकुलेशन किया गया है उतना लाइसेंस फ़ी तो उसको देना पड़ेगा। हाउएवर अगर बाद में ये पता चलता है कि उसका रिप्रेजेंटेशन सही था, मतलब एक्चुअल लाइसेंस फ़ी जितना उससे लेना चाहिए था उससे ज़्यादा हमने ले लिया है, तो जो जितना एक्सेस लाइसेंस फ़ी हमने उससे लिया है उसको वापस कर देना है। अब कैसे वापस करेंगे, तो इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड पहले प्रीफर करना है, ठीक है, जो नेक्स्ट लाइसेंस फ़ी उससे हमको लेना होगा उसमें से हम उसको डिडक्ट करके लेंगे। सपोज़ हमने उसको फर्स्ट मंथ में अगर 2000 एक्स्ट्रा ले लिया है और नेक्स्ट मंथ में उससे हमको 5000 लेना है तो हम उससे केवल 3000 ले लेंगे। ये फर्स्ट मेथड है और यही प्रीफर करना है। लेकिन हाउएवर अगर ये मेथड पॉसिबल नहीं है किसी भी कारण से, तो अब हम उसको एक्चुअल रिपेमेंट कर देना है, मतलब एक्चुअल हम उसको 2000 रुपया पे कर देंगे। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा लाइसेंस फी ऑफ बिल्डिंग्स एंड लैंड्स। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स। थैंक यू। जय हिंद।